अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद जुनैद अंजुम और मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊँगा लेक्चर नंबर 2 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का या आईसीटी का, उसका लेक्चर नंबर 2। तो लास्ट टाइम हमने आप लोगों से डिस्कस किया था कि कंप्यूटर्स होते क्या हैं, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या होती हैं, और किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। आज का जो लेक्चर है वो आपसे डिस्कस किया जाएगा कि इंटरनेट क्या होता है, ओवरव्यू ऑफ इंटरनेट। ये मैं एक्शन पेन सेलेक्ट कर लूँ। एक इंटरनेट होता क्या है, ऑनलाइन कम्युनिकेशन से क्या मुराद है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको डिस्कस किया था। सोशल इम्पैक्ट्स क्या हैं कंप्यूटर्स के, और उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन हो गई। तो फर्स्ट चीज़, आपके पास इंटरनेट। तो इंटरनेट जो है आपके पास एक नेटवर्क है। सोशल नेटवर्क होता है ना, कि आप एक बंदा दो तीन बंदे आपस में बात चात अच्छी खासी है, दोस्ती है, वो आपस में बातें शेयर करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इंटरनेट भी है, वो एक कंप्यूटर नेटवर्क है जिसमें आपके पास हज़ारों या लाखों कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं और इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो इंटरनेट यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन कंप्यूटर नेटवर्क इन द वर्ल्ड। अब यहाँ कंप्यूटर नेटवर्क मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास एक ऐसा नेटवर्क जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स हज़ारों या लाखों में इंटरनेट के केस में आपस में कनेक्टेड हैं, या वो वायर्ड के थ्रू हैं या वो वायरलेसली थ्रू हैं। ऐसे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं, दे डोंट नो दे आर कनेक्टेड बट दे आर स्टिल कनेक्टेड। तो ये आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क है। अच्छा, इंटरनेट के अंदर जब आप इंटरनेट के लिए आप कनेक्ट करने का तरीका ये होता है कि आपके पास जो आपका आईएसपी होता है वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। आईएसपी से मुराद इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, और इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको पीटसेल का दे सकता हूँ। आप पीटसेल के लिए अप्लाई करें, वो आपको एक डिवाइस देंगे जिसके साथ आप कनेक्ट होंगे और आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। जिस डिवाइस के साथ आप कनेक्ट करते हैं इट इज़ कॉल्ड अ राउटर। तो इंडिविजुअल जो होते हैं वो यूजिंग इंटरनेट को यूज़ करने के लिए वो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास जाएंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे और वो आगे आपको फैसिलिटेट करेंगे। अब इंटरनेट के अंदर अगर आपने किसी चीज़ को इंटरनेट को एक्सेस करना है, यू नीड जगह जहाँ से आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास एक वेबसाइट होती है, वेब पेज होता है। अब वेब पेज से पहले आपको बता देता हूँ कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। www, सपोज़ आप जब लिखते हैं ना www.google.com, तो उसमें जो www है इट स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। एक ऐसी रिसोर्स जिसके अंदर बहुत सारे, एक ऐसी जगह है, एक ऐसी कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर बहुत सारे आपके पास वेबसाइट्स या वेब पेजेस जो होते हैं वहाँ मौजूद हैं, और वो इंटरनेट के थ्रू सारों को अवेलेबल है। सपोज़ आप www.google.com लिखते हैं, ये सिंगल एक वेब पेज है जो कि इस रिसोर्स पर पड़ा हुआ है। या आप www.facebook.com खोलते हैं तो ये भी एक सिंगल रिसोर्स है, सिंगल वेब पेज है जो कि इस रिसोर्स पर पड़ा हुआ है। तो वेबसाइट्स जो होती हैं आपके पास, उनके अंदर वेब पेजेस होते हैं जो कि वेब सर्वर पर स्टोर होते हैं। तो बेसिकली आपके पास जो वेबसाइट होगी, सपोज़ ये गूगल है, मेरी राइटिंग को ज़रा प्लीज़ इग्नोर करें। ये गूगल है, ठीक है। इनकी अगर आप वेबसाइट खोलेंगे गूगल खुल जाएगा। अब गूगल के आगे आपके पास डिफरेंट और भी चीज़ें हैं। आप यू हैव गूगल इमेजेस है, आपके पास गूगल न्यूज़ है, गूगल वीडियोस हैं, यूट्यूब है। आपके पास एक वेबसाइट के मल्टीपल डिफरेंट पेजेस भी हैं, ठीक है। या आप इस तरह कर लें, क्या जब वेबसाइट में कोई गूगल में सर्च करते हैं हाउ टू यूज़ कंप्यूटर, ठीक है, उसके अंदर आपको सिर्फ एक पेज की वो आपको एक्सेस देता है कि ये पहले पेज की आपके रिजल्ट शो करेगा, उसके अंदर नीचे नेक्स्ट का बटन है, आप दो को क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज खोल देगा जिसके अंदर आपको नई चीज़ें नज़र आएंगी। तो आपके पास गूगल जो है उसके अंदर मल्टीपल वेब पेजेस हैं यू कैन यूज़, ठीक है। और ये सारे के सारे वेब पेजेस जो होते हैं वो एक सर्वर पर स्टोर होते हैं जिसको वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर आपको लास्ट टाइम बताया था कि आपके पास एक ऐसा जगह है जहाँ पर आपके पास डाटा सेव हो रहा है, तो यू कैन कॉल दैट ऑल्सो सर्वर, या वेब सर्वर भी उसे आप कह सकते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वेब पेजेस जो हैं स्टोर हो रहे हैं और उनको आप जो लिखते हैं google.com या facebook.com उस सर्वर से फैच होकर आपके सामने शो हो रहे हैं। तो वेब पेजेस जो होते हैं वो मैं एक आपके पास ब्राउज़र होता है उसके थ्रू आप उसको व्यू कर सकते हैं। यू आइदर नीड इंटरनेट एक्सप्लोरर, या आपको क्रोम चाहिए, सफारी चाहिए, फायरफॉक्स है, ओपरा है, अब तो ब्रेव भी आ गया, ब्रेव बहुत फ़ायदेमंद है। तो आपको डिफरेंट किस्म के वेब ब्राउज़र्स हैं जिनके बेसिस पर आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास इंफॉर्मेशन जो है आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिलेगी, आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। यू जस्ट हैव टू नो हाउ टू सर्च फॉर इट। अगर आपको पता है किस तरह सर्च कर सकते हैं, आप कोई भी चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास हैं, ये आपके पास डिफरेंट वेब पेजेस हैं, वेबसाइट्स, ये आपके ऊपर जो लिखा हुआ है ये वेबसाइट्स हैं, उनके आगे वेब पेजेस लिखे हुए हैं।
तो डिफरेंट है। आप उस पर टीवी भी देख सकते हैं, फेसबुक वगैरह खोल सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं, खबर पढ़ सकते हैं, खबरें पढ़ सकते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और अगर आपको किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं वो भी आप निकाल सकते हैं। तो सर्फिंग द वेब से मरा दिया इंटरनेट की सैर करना। ठीक है, आपको वेब ब्राउज़र बता दिया जिसके अंदर आप वेब पेजेस को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास ब्राउज़र जो होगा उसका स्टार्टिंग होम पेज होगा। जब आप ब्राउज़र गूगल क्रोम पर क्लिक करते हैं या आपके पास इंटरनेट एक्सप्लोरर पर क्लिक करते हैं, वैसे नॉर्मली गूगल क्रोम पर रहते हैं या फायरफॉक्स पर क्लिक करते हैं, तो आपके सामने पेज आ जाता है। इसके ऊपर टॉप के ऊपर यहाँ पर देखा जाए एक सर्च बार होती है। ठीक है, ऐसा एग्जांपल आई थिंक नीचे है। यस, ये आपके पास मेन पेज आ जाता है। गूगल क्रोम का खोलें, ये आपके पास एक जगह है, पेज मेन पेज आ गया। ठीक है, अब इस पेज के अंदर आपके पास सबसे पहली चीज़ आपने लिखनी होती है यूआरएल लिखना होता है। अब यूआरएल क्या होता है, ये आपके पास आगे लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स होते हैं। यूआरएल होता क्या है, आपके पास जो www.google.com जो है, ये आपके पास इट्स जो सिंगल लाइन जो है ना, सेंटेंस, ये चीज़ है, इसको इस्तेमाल करके आप अपनी वेबसाइट खोल रहे हैं। ठीक है, वेबसाइट को खोल रहे हैं। अगर ये यूआरएल, चलो इसको मैं बाद में आता हूँ यूआरएल के ऊपर। तो जब आपके पास यूआरएल खुल गया, ठीक है, यूआरएल आपके पास खुल गया, ये आपके पास आप देख रहे हैं कि ये ब्लू हुआ हुआ है लिंक। जब लिंक ब्लू हो, उस पर आपके पास अंडरलाइन हो, उस पर आप क्लिक करें और वो क्लिक होकर आपके पास एक नई चीज़ आ जाए, इसको आप कहते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, इफ़ समथिंग इज़ रिटन एंड इट्स ब्लू और वो अंडरलाइन हो, इस पर आप क्लिक करेंगे और एक नई चीज़ खुल जाएगी, देन दैट थिंग इज़ कॉल्ड एन हाइपर लिंक। हाइपर लिंक के बारे में आपको लैब में करके दिखाया जाएगा कि लैब में किस तरह इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आप किसी पेज को, अगर सपोज़ आपको अच्छा लगता है कोई पेज, कोई ख़बर आपने पढ़े हो बहुत अच्छी लगी है, उसको आप सेव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं या बुक मार्क कर सकते हैं। सेव करने का तरीका ये होता है, यहाँ पर आपके पास एक स्टार बना होता है, उसे क्लिक कर दें, या तो यहाँ पर ऑप्शन होगी, यहाँ पर दी भी नहीं है वैसे, आप राइट क्लिक करके उसको ऑप्शन होगी कि आप फेवरेट कर सकते हैं। तो ये आपके पास वेबसाइट खोलने का तरीका है। अब आते हैं यूआरएल। यूआरएल जो होता है बेसिकली आपके पास अंग्रेज़ी है जिसकी बेसिस पर आप फाइल खोल सकते हैं। ठीक है, यूआरएल जो होता है इसके अंदर आपके पास डिफ़ाइन करता है एक चीज़ की वेब पेज कौन सा है। अब इसके अंदर आपके पास यूआरएल के अंदर डिफरेंट चीज़ होती हैं। आपके पास प्रोटोकॉल होता है, आइडेंटिफिकेशन होती है कि फाइल वो वेब पेज कहाँ पर आ हुआ है, उसके आगे फ़ोल्डर होते हैं और वेब फाइल नेम फलाना होता है। अब प्रोटोकॉल जो होते हैं, प्रोटोकॉल से मुराद ये होता है इस सेट ऑफ रूल्स, कुछ स्पेसिफिक रूल्स की बेसिस पर वेबसाइट खुले या ना खुले। प्रोटोकॉल आपके पास दो किस्म के होते हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, या आपके पास इसका HTTP होता है, या आपके पास HTTPS होता है। ये हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल आपके पास ये है। बस इससे पहले अगर आप सिक्योर लिख दें तो आपके पास वो ये चीज़ है, सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आजकल की वेबसाइट जितनी भी हैं वो आपके पास ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करती हैं, HTTPS कॉलन // और इसके बाद www.google.com या आप जो भी लिखना है। तो ये आपके पास प्रोटोकॉल है। उसके बाद आपके पास जो www जो है वो आपको मैंने बता दिया, वर्ल्ड वाइड वेब को रेफ़र कर रहा है। गूगल वो आपको बता रहा है कि किस वेब सर्वर को एक्सेस करना चाहते हैं। गूगल का कोई वेब सर्वर होगा, वो वहाँ से फैच करेगा और फाइल सामने आ जाएगी। उसके बाद नेम ऑफ़ फोल्डर इन फाइल। ठीक है, अब इसकी ऐसे मुराद ये है कि जब google.com आप लिख लेते हैं तो उसके आगे आप कभी देखेंगे कि आपके पास एक स्लैश लिखा होता है। ठीक है, या आपको इससे अच्छी एग्जांपल, मैं सबसे अच्छी एग्जांपल दे सकता हूँ। ये मैं ज़रा थोड़ा सा एक ज़रा आपको मैं चीज़ दिखाता हूँ, ज़्यादा आसान है समझाने के लिए। दिस इज़ अ लिंक, इसमें ये जो है ना, ये चीज़, दिस इज़ माई प्रोटोकॉल। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, मेरे पास सिक्योर है क्योंकि ऐसा लगा हुआ है। उसके बाद sites.google.com। ठीक है, ये साइट्स जो है ना, ये गूगल का एक सब पेज है, इसलिए हम ना नॉर्मली यहाँ www. कर लेते हैं। ये आपके पास जो वेब सर्वर का नाम आ गया। फिर ये जो है ना, ये आपको बता रहा है कि अलहदा फ़ोल्डर है, ए फ़ोल्डर है, ए को डबल क्लिक करेगा तो उसके अंदर एक CIT lahore.edu.pk का फ़ोल्डर है, उसे क्लिक करेगा। फिर intro.cit का फ़ोल्डर है, उसके अंदर ये जो है ना स्लाइड मौजूद है। तो ये आपके पास एक पूरा URL है। ठीक है, इसके सेक्शन बने हुए हैं। ये आपके पास दिस इज़ कॉल्ड योर प्रोटोकॉल, दिस इज़ योर वेब सर्वर, एंड दिस, ये जो है स्लैश के बाद जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं ये आपको इस स्लैश के बाद
दीज आर ऑल योर फोल्डर्स। ये पहला फोल्डर है, सेकंड फोल्डर, एंड दिस इज योर थर्ड फोल्डर। एक बात ये। दूसरी बात मैंने आपको भी बताया था कि आपके पास एक हाइपर टेक्स्ट लिंक होता है। अब आप देख रहे हैं कि ये चीज़ आपके पास लिखी हुई है, इट इज़ अंडरलाइंड, और अगर मैं इस पर जाऊँ तो आप देखेंगे इस पर मुझे कोई चीज़ लिखी आ रही है कि HTTP लिखी आ रही है। ठीक है, ये मुझे शो कर रहा है कि इफ़ आई क्लिक ऑन दिस लिंक, ये मुझे उस वेबसाइट तक ले जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड अ हाइपर टेक्स्ट लिंक। ठीक है, इसका आपने ध्यान याद रखना है। तो इफ़ आई गो डाउन अगेन, प्लीज़ बेयर विद मी। यस, ये आपके पास रहा। और ये फाइल नेम जो है ना, वो आखिर में बिल्कुल उस जो स्लैश लिखा हुआ था ना, उस स्लैश के बाद जो चीज़ होगी वो आपके पास फाइल नेम होगी। ठीक है, ये फाइल नेम। कभी आप ब्राउज़र खोलें, कोई google.com में जाकर कोई सर्च करें हाउ टू यूज़ अ कंप्यूटर, उस पर किसी लिंक पर क्लिक करें, आपको नज़र आएगा उसमें स्लैशेस के आगे फोल्डर लगे हुए हैं, और एंड में जो होगा वेबसाइट की जो आखिरी चीज़ लिखी होगी और उसके आगे .html या .php लिखा होगा, ये आपकी फ़ाइल होगी। दैट विल बी योर फाइल नेम, जो आखिरी चीज़ होगी। तो ये आपके पास है सर्फिंग द वेब की चीज़ें। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि आप जो है डिफरेंट चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। google.com है, स्लैश आगे लगी हुई है, इसका अगर मैं ए लगाऊँ /CITLahore.edu.pk/फलाना, तो वो मुझे वेबसाइट खोल देगा, और आखिर में जो चीज़ लिखी होगी वो फाइल नेम होगा। अब यहाँ पर सर्चिंग में आप वेब जो है कुछ भी सर्च कर सकते हैं। अगर आपने कोई कीवर्ड सर्च करना है, या आपने कोई किसी का एड्रेस सर्च करना है, फ़ोन नंबर सर्च करना है, ज़िप कोड सर्च करने हैं, कोई मैप सर्च करना है, तो ये उसके लिए इस्तेमाल होते हैं। एडवांस सर्च जो है वो आपको स्पेसिफिकली बताएगा कि आपको ज़्यादा स्पेसिफिक किस ईयर से कहाँ तक आपने सर्च करना है, किस कंट्री का सर्च करना है, सारा कुछ जो है ना एडवांस सर्च भी आपके पास अवेलेबल है। और ये अदर सर्चेज़ में आप देखेंगे, ये आपके पास बुक्स भी है, इमेजेस भी हैं, वीडियोस भी हैं, डिफरेंट। अब तो चेंज हो गई, ये तो पुराना टेम्पलेट है, इसका स्ट्रक्चर है। गूगल क्रोम का नया आ गया, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ईमेल आपके पास जो है, ई से मुराद इलेक्ट्रॉनिक है, और मेल जो है आपके पास मेल है। मेल जो नॉर्मली आपके पास चक्कर होता था पोस्ट मेल, मतलब आप लेटर लिखते हैं और पोस्ट बॉक्स में डाल देते हैं, वो आपकी सेंड हो जाती है, वो आपके पास मेल जा रही है। ठीक है, ईमेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक पर्पसेस में होता है कि एक कंप्यूटर से आप दूसरे कंप्यूटर पर डाटा ईमेल सेंड करें, कोई ईमेल सेंड करें, कोई लेटर सेंड करें। तो ईमेल जो होती हैं आजकल हर ऑफिस में पाई जाती हैं। इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ यू यूजिंग योर कंप्यूटर। ठीक है, अब आपके पास एक कन्वेंशनल भी हो सकती है, वेब बेस्ड भी हो सकती है। कन्वेंशनल के लिए आपके पास gmail.com है, आपके पास outlook.com है, या आपके पास हॉटमेल है। बहुत सारी आपको डिफरेंट किस्म की आपके पास ईमेल्स हैं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वेब बेस से मुराद ये है कि सिंपली वेब बेस ये आपके पास एप्लीकेशन बेस्ड ही होती हैं कि स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है जो उसको इंस्टॉल करें, जिसका सिर्फ मकसद यही होता है कि आप ईमेल करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो आप आगे जाकर सपोज़ आगे जाकर जब आपकी नौकरी में जाएंगे शायद आपको इस्तेमाल कर लें। ईमेल के अंदर आपके पास फ़ोटोज़ होते हैं, फाइल्स अटैच की जाती हैं, आप कोई भी अटैच कर सकते हैं, गाने वीडियोस कोई है, कोई छोटा सा नोटिस आप देना चाहें तो वो उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ईमेल के अंदर आपके पास चीज़ें होती हैं। तो ईमेल जैसे मैंने अपना लिखा हुआ है ऊपर, junaid.anjum@lahore.edu.pk, उसमें मैं जो जुनैद अंजुम है वो मेरा यूज़र नेम है। ठीक है, @ सिंबल जो है इसे जो सिंबल है इसे @ कहते हैं। इसका सिंबल है, इसका मकसद यह है कि आगे जो इसके आगे है ना, वो बताया जाएगा किस जगह की किस चीज़ बिलोंग करती है। gmail.com कह लें तो आपके पास जीमेल जो है वो आपके पास डोमेन नेम है। डोमेन नेम से मुराद है कि किस जगह जानी है, किस पर्सपेक्टिव से जानी है। ठीक है, जीमेल अलहदा प्रोसेस करेगा ईमेल को, आउटलुक का अपनी प्रोसेस करेगा, हर किसी का अपना होगा। और .com जो है आपके पास डोमेन नेम के अंदर ही आ जाता है। तो यूज़र नेम में जैसे मेरा है, आपके पास होगा कि junaid@gmail.com। वैसे मेरा ये ईमेल एड्रेस नहीं है, कोशिश ना करना। जुनैद अंजुम जो है मेरा यूज़र नेम होगा, @ उसका बस हो गया, यूज़र नेम ख़त्म हो गया। आगे जितना भी gmail.com है वो आपके पास डोमेन नेम है, जिसने जो है ना, जिस सर्वर ने कंट्रोल करना है। जीमेल जो है गूगल से बिलोंग करता है, तो गूगल का वेब सर्वर जो है इस ईमेल को हैंडल करेगा, उसकी प्रोसेसिंग करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पर आपको शो करिए। सेंडर ने एक ईमेल लिखी, उसने सेंड की मेल सर्वर, सपोज ने gmail.com लिखा, यहाँ पर लिखा हुआ state.edu। state.edu जो है वो एक किसी एजुकेशन है। edu से मुराद एजुकेशन होता है, तो एक किसी एजुकेशनल वेबसाइट जो है स्टेट की एजुकेशनल, वो जो उसको हैंडल करेगा, वो देखेगा कहाँ जानी है, उसके हिसाब से वो आगे फॉरवर्ड कर देगा। सपोज़ जो सेंड की है वो भी जो सेंड किया वो भी एजुकेशन जो इस state.edu ने, और जो जिसने रिसीव करना है वो state.edu है। वो देखिए कहाँ जानी है, उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। आपका ये भी हो सकता है कि सपोज़ ये है सेंडर @gmail.com,
और इसने क्लाइंट ने जाना है receiver@hotmail.com। तो जीमेल वाला जो है पहले जीमेल सर्वर पर जाएगा, जीमेल वाला देखेगा कि ये हॉटमेल पर है, वो हॉटमेल वाले सर्वर को भेजेगा, हॉटमेल वाला उसके अकॉर्डिंगली आगे फॉरवर्ड कर देगा। तो आपके पास ईमेल का कॉन्सेप्ट जो है ना ये है। कॉम्प्लिकेटेड वर्जन भी है वो आपके पास, अगर आप कंप्यूटर साइंस के हैं तो आगे जाकर इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लिया करेंगे। इंटरनेट एड्रेस को प्रोनाउंस करना जो है, जो थोड़ा सा देखना है, gmail.com, हॉटमेल, कोई भी आपको कहेगा ना कि हॉटमेल पर सेंड करो या जीमेल पर सेंड करो, तो ये जो है आपके पास इंटरनेट एड्रेस है, ठीक है। एक बात ये। दूसरी बात, अल्लाह का वास्ता है कि जब भी आप अपना ईमेल एड्रेस बनाओ, कभी भी बनाओगे ईमेल एड्रेस बनाओगे, यू आर गोइंग टू अ यूनिवर्सिटी, यू विल हैव टू क्रिएट एन ईमेल एड्रेस। तो ऐसा ईमेल एड्रेस बनाना है कि कोई भी प्रोनाउंस कर सके और आगे जाकर शर्म ना आए, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और मैं मजाक भी नहीं कर रहा। ये आपके पास एक ऐसा ईमेल एड्रेस होना चाहिए जो कि प्रोनाउंस करना आसान हो और उसके आगे शर्म भी ना आए बोलते हुए कि ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आई हैव सीन सच ईमेल एड्रेसेस, और बच्चा जो है ना शर्मा करना लाल हो जाता है। प्लीज़ कोशिश करना ना करें। उसके बाद कंप्यूटर और सोसाइटी, आपके पास आजकल के कंप्यूटर जो हैं सोसाइटी, मैंने कहा है कि हर इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट, कंप्यूटर इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ योर सेल्फ और योर डेली लाइफ, बहुत ज़रूरी हैं। आजकल के कंप्यूटर ओरिएंटेड सोसाइटी के अंदर आप अगर आर्किटेक्चर में हैं तो आप उसको एक डिज़ाइन कर सकते हैं किसी प्रोडक्ट को, किसी घर को, और उसकी बेसिस पर कंस्ट्रक्शन होगी। अगर आपने मेडिकल डायग्नोसिस करना है यूजिंग कंप्यूटर जो है उसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आपने जो आपका चैलेंज पीपल, जिसमें आपके पास ब्लाइंड हो गया, आपके पास डेफ एंड डम आ गया, उनको आपने जो है काम करवाना है, उनको दिखाना है, पढ़ाना है, तो यू नीड कंप्यूटर्स दैट कैन डू द टास्क। ईमेल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करने के लिए, फिल्में वगैरह, गाने वगैरह साथ सुनने के लिए, ये सारा कुछ जो है इट्स इंटेग्रल पार्ट आपके पास कंप्यूटर सोसाइटी में आ गया। तो इसके बेनिफिट्स भी हैं और इसके रिस्क्स भी हैं। बेनिफिट्स ये हैं कि आपके काम जो हैं दिल रोज़मर्रा के बहुत फटाफट आराम से हो जाते हैं। आपके ऑनलाइन बिजनेस चला सकते हैं और अपना पर्सनल दुनिया सिस्टम जो है डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ से। अगर जॉब में है तो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन हो जाती है, अपने नॉलेज को इन्हांस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कंप्यूटर या इंटरनेट के थ्रू जो है अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करते हैं। जॉब इन्फ्लुएंसेस में अगर आपके पास इंटरनेट की यूज़ आती है या कंप्यूटर की यूज़ आती है तो जॉब में आपके पास बड़ी अच्छी जो है आपकी प्रमोशन हो सकती है। एंटरटेनमेंट पर्पजेज़ के लिए भी है, रिसर्च पर्पजेज़ के लिए भी है। रिसर्च में अगर आगे जाकर आपने कोई टास्क करना है, उसके लिए इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। उस पर कोई रिज़ल्ट्स निकलवाने हैं, कोई काम करना है, उस पर डाटा डालकर कोई चीज़ आप रिज़ल्ट्स निकलवाना चाहते हैं, रिसर्च उसमें आ जाती है। नुकसानात हैं, सिक्योरिटी प्राइवेसी इश्यूज़ हैं, जिसके अंदर बेसिकली कंप्यूटर वायरसेस आ जाते हैं। कंप्यूटर एक वायरस जो है ना तबाही मचा सकता है। आपका जो डाटा, पर्सनल डाटा आपके कंप्यूटर पर सेव है, कोई भी उसे एक्सेस करके वो इंटरनेट पर छाप सकता है। इसके आपको बहुत सारे केसेस मिलेंगे। आइडेंटिटी थेफ्ट और फिशिंग भी आपके पास बहुत बड़ा इशू है। आइडेंटिटी थेफ्ट में ये होगा कि कंप्यूटर में जो है आपका सपोज़ कोई आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और अपनी क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन एंटर करते हैं, कोई बंदा उठाकर वही जो है ना आपके कंप्यूटर हैक करके वो आपके क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन उठाकर और ना आपके नाम पर क्रेडिट कार्ड बनवा लेगा और आपके नाम पर शॉपिंग करना स्टार्ट कर देगा। ये आइडेंटिटी थेफ्ट होती है। फिशिंग से मुराद ये है कि आपको सपोज़ आपके पास अगर बैंक अकाउंट्स नहीं है लेकिन आगे जाकर बैंक अकाउंट्स आएंगे तो उसके अंदर आपको नॉर्मली जो होती है बैंक की तरफ से ईमेल्स आती हैं कि आप किसी के साथ शेयर ना करें। तो कुछ लोग ये भी आपको ईमेल कर सकते हैं कि आपकी बैंक की तरफ की जो ईमेल है वो आपको बनाकर उसमें सारा कुछ लिख कर आपको सेंड कर देंगे कि आपकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, काइंडली अपना पासवर्ड और जो पिन नंबर डेबिट कार्ड का है वो दोबारा एंटर करो। कभी भी ये काम ना करना, ये सख्त गलत काम है और इसमें आपकी इन्फॉर्मेशन चोरी होती है, फिशिंग होती है कि एक बंदा जो है आपको टारगेट कर रहा है यूजिंग अनदर जो है ना बोगस या फेक ईमेल के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहिए, फिशिंग होती है। प्राइवेसी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं कि फेसबुक आप यूज़ करते हैं, उसमें आप बहुत सारे लोगों के अकाउंट प्राइवेट्स होंगे लेकिन कुछ लोगों के पब्लिक होंगे। पब्लिक में आपकी सारी चीज़ें मौजूद हैं, कोई भी उठाकर जो है ना कोई मज़े से इन्जॉय कर सकता है। उसके बाद नंबर 1 एक्सेसिव यूज़। या आजकल के ज़माने में आपके पास पबजी वाली सबसे अच्छी एग्जांपल है। लोग जो है ज़्यादातर एक्सेसिव यूज़ कर रहे हैं, गेम ज़्यादा खेल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी बहुत बड़ा इफेक्ट आता है। तो आपको ये नहीं कह रहा कंप्यूटर ना यूज़ करें, कंप्यूटर यूज़ करें, लेकिन एक्सेसिव यूज़ जो है ना वो बहुत डेंजरस काम है। और यहाँ लिखा हुआ है लैक ऑफ ह्यूमन कम्युनिकेशन फॉर फेस टू फेस कन्वर्सेशन एंड मोर कम्युनिकेशन थ्रू द कंप्यूटर। ये आपका सबसे बड़ा फैक्टर है। फेसबुक में आप दोस्तियाँ बना लेते हैं, ऑनलाइन बातें करते रहते हैं, रियल लाइफ में जो है ना आपकी कम्युनिकेशन नहीं होती। और ये जो होता है सोसाइटी में आपका कॉन्फिडेंस जो होता है ना डूब जाता है। आप बहुत सारे देखेंगे जो फेसबुक पर बहुत ज़्यादा बड़े बड़े साईं बने होते हैं, लेकिन आगे जाकर जब सोसाइटी में पेश आएंगे उनको है ना बोलना नहीं आता होगा किस तरह बोलें, या आप आगे जाकर फेस भी करेंगे, ऐसे लोग आपको बहुत मिलेंगे।
अब एक्सेसिबिलिटी रिव्यूज़ टाइम, तो बेसिकली अगर आपको एक्सेस मिला हुआ है, आप टाइम जो है ना ऐसे जाता है, आप कंप्यूटर यूज़ करेंगे कैसे, मैं 10 मिनट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, 6 घंटे गुजरेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत बड़ा एक रिस्क और डिसएडवांटेज है। तो कंप्यूटर और सोसाइटी में आके ऑनलाइन कम्युनिकेशन, ठीक है, आपके पास रियल लाइफ में जो होता है ना, आप एक फॉर्मल तरीके से बात करते हैं, किसी टीचर से बात करना हो सर, उनके साथ फॉर्मल लैंग्वेज से बात करते हैं, एहतराम होता है, ठीक है। ऑनलाइन में कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, लेस फॉर्मल होता है दैन ट्रेडिशनल जो आपके पर्पजेज होते हैं। उसके अंदर आपके पास नेटिक्विट्स होते हैं, नेटिक्विट्स से मुराद एटिक्विट्स होते हैं ना, जो आपने किस तरह पेश आना है, सर बोलना है, मैम बोलना है, अपने दोस्त को बोलना है, आंटी को बोलना है, अंकल बोलना है, सारा कुछ ये आपको एटिक्विट्स होते हैं। नेटिक्विट्स जो होते हैं बेसिकली ये होते हैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है, यार क्या हाल है, ब्रो लव्स होते हैं, बहुत सारे आपके पास कॉन्सेप्ट्स होते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा। हर किसी ऑनलाइन का अपना ही तरीक़ेकार है किस तरह आपने परफॉर्म करना है, बोलना है। इमोशिकॉन्स जो भी आपने बोलना चाहें कह लें, या आपके पास थम्स अप हो गए, स्माइली फेस हो गए, क्राइंग फेस हो गए, तो बहुत सारे आपके पास शक्ल बनी होती हैं, ये आपके पास आ गई हैं आजकल, तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं व्हाट्सएप में, तो ये आपके पास इशू है। उसके बाद अनोनिमिटी फैक्टर, सोशल लाइफ में अगर आप जाएँ, फिजिकल लाइफ में आप फेस टू फेस हैं, ऑनलाइन में आप नहीं जानते कि दूसरी तरफ कौन बैठा हुआ है। आप किसी लड़के से बात करें, क्या पता वो लड़की हो, या आप किसी लड़की से बात कर रहे हो, क्या पता वो बुढ़ा सा बाबा हो। तो ये जो होता है अनोनिमिटी फैक्टर जो होता है, बहुत एक इंटरनेट का मसला है। इन्फॉर्मेशन इंटेग्रिटी बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको कोई ऑनलाइन ख़बर आती है, क्या पता कि वो सच है गलत है। अब यहाँ पर बहुत आपको, आप जाकर सर्च कर लें कोई भी एक्टर अपना फेवरेट, और आगे लिख दें होक्स, आपको इतनी ज़्यादा फेक खबरें मिल रही हैं, उस बंदे की डेथ हो गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, उसका कार क्रैश हो गया, वो छलांग मार दी। ये आपके पास फेक न्यूज़ हैं और बहुत लोग पाई जाती हैं, क्योंकि लोगों को आजकल की दुनिया का माइंडसेट यही होता है कि जो खबर बुरी हो ना, उस पर ज़्यादा छलांग लोग मारते हैं, चाहे वो असली हो या शायद गलत हो। तो इन्फॉर्मेशन इंटेग्रिटी जो होती है ना, वो एक बहुत बड़ा रिस्क है किस्म से। तो उसके लिए हमेशा जब भी आप कोई चीज़ पढ़ें, तो उसको आपके ख्याल में गलत है या फेक है, इसलिए उसके लिए हमेशा उसके सोर्स चेक करें, क्योंकि हमेशा ज़रूरी नहीं है कि इंटरनेट की जो चीज़ एक्यूरेट हो। विकीपीडिया पर भी जो चीज़ मौजूद होती है, ज़रूरी नहीं है कि 95% तो एक्यूरेट होगी, लेकिन 5% चांस होता है कि वो एक जो है ना गलत लिखी हुई है, रॉन्ग लिखी हुई है, फेक है। तो हमेशा चेक करना चाहिए। तो कंप्यूटर्स देन एंड नाउ, थोड़ी सी हिस्ट्री में फटाफट बोल देता हूँ। आपके पास कुछ जनरेशन है, 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन आपके पास 1946 टू 1957 हुआ था, जिसके अंदर आपके पास कंप्यूटर जो थे बहुत लार्ज किस्म के थे, और उसके अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का कॉन्सेप्ट होता था, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट करते थे। इसके अंदर आपके पास कुछ सिस्टम्स हैं, ENIAC, UNIVAC, इसके आगे आई थिंक इमेजेस हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आपके पास ट्रांजिस्टर्स को यूज़ करते थे, 1958 और 1963 तक ये चला था जनरेशन। इसके अंदर आपके कंप्यूटर्स का साइज़ छोटा था, मोर पावरफुल थे, सस्ते भी थे और एनर्जी एफिशिएंट भी थे। तो इसके अंदर मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड्स होते थे। अगर आपको पंच कार्ड्स का नहीं पता तो आप इंटरनेट सर्च करें, आपको मिल जाएंगे। इसमें एक कार्ड होता है जिसमें डॉट्स लगे हुए थे, इसको आप टैप करते डालते थे, वो उसके हिसाब से जो है ना इन्फॉर्मेशन आपकी रीड हो, कंप्यूटर रीड करता था। मैग्नेटिक टेप, इसके अंदर आपके फ्लॉपी डिस्क वगैरह होती थी, इसके अंदर आप डाटा इनपुट और स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिर उसके बाद थर्ड जनरेशन आया 1964 टू 1970। इसके अंदर आपके पास ICs आए, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, वो इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए। आपके पास कीबोर्ड्स और मॉनिटर्स आ गए, ठीक है। कोई अंदर रंग बिरंगा नहीं था मॉनिटर के अंदर, बस मॉनिटर था जिसके अंदर आपके पास ब्लैक एंड वाइट लिखा आ रहा था, नथिंग एल्स। फिर आपके पास फोर्थ जनरेशन आया 1971 से आपके पास 1990s तक आई थिंक, जिसके अंदर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए थे, IBM PCs, एप्पल मैकिनटॉश वगैरह आ गए, एप्पल्स आ गए, डेल आ गए वगैरह आ गए। इसमें कीबोर्ड, माइस, मॉनिटर्स एंड प्रिंटर्स आ गए। उसके अंदर आपके पास फ्लैश मेमोरी, ऑप्टिकल डिस्क वैसे आप आजकल ऑब्सलीट हो गए हैं। आपके पास USB हार्ड ड्राइव्स हैं या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हैं, वो इस्तेमाल होती हैं। उसके अंदर आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क कॉन्सेप्ट आया, वायरलेस टेक्नोलॉजीज़ और इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ। फिर उसके बाद आपके पास फिफ्थ जनरेशन है जो कि आजकल का है और फ्यूचर है। इसके अंदर आपके पास जो इस वक्त अभी स्टार्ट है, अभी इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हुई, इसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, बस ये है कि फिफ्थ जनरेशन है आजकल फ्यूचर में। इसके अंदर आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि कंप्यूटर खुद डिसाइड करेगा कि क्या किस तरह काम करना है, आपने नहीं बताना, कंप्यूटर खुद डिसाइड कर लेगा। इसके अंदर आप वॉइस के या इनपुट जो है ना, टच से इनपुट जो है काम कर सकते हैं। इसके अंदर आपके वर्चुअल रियलिटी कॉन्सेप्ट आ जाता है, फोल्डिंग मोबाइल फ़ोन जो आपके पास आ गए, ये भी आजकल फिफ्थ जनरेशन के अंदर है। नैनो टेक्नोलॉजी जो कि बिल्कुल डॉट टाइप के आपके पास कंप्यूटर्स होते हैं, डॉट जो आपके एक कंप्यूटर पर जो है ना एक उंगली पर, एक फिंगर टिप पर जो है ना आपका नज़र है, वो आपके नैनो टेक्नोलॉजी आ गई, ऑप्टिकल कंप्यूटर्स आ गए। तो आपके पास टेक्नोलॉजी जो है कंप्यूटर्स इंक्रीज़ किया जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। तो ये आपके पास
पिक्चर्स हैं, ठीक है। ये फर्स्ट जनरेशन प्री कंप्यूटर जो होते थे आपके पास डब्बे अबास्कस होता था, ये तो मेरे ख्याल से हर किसी को आइडिया हो गया होगा। फिर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है जो कि इतने बड़े होते थे, ये सिंगल कंप्यूटर है। और ये जो है ये आपके पास ENI जो है ना, ये कंप्यूटर इसका नाम है ENIAC, ठीक है। इसका बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, मैं नहीं पा रहा, मुझे कभी याद नहीं हुआ इस मामले में। तो ये वैक्यूम ट्यूब जो है ना, वैक्यूम ट्यूब्स को यूज़ कर रहा है। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स आए जो कि आपके पास थोड़े से छोटे साइज़ के थे, और इसके अंदर ये आपके पास जो इमेज शो हो रहा है वो IBM 1401 था। IBM के पहले बहुत सारे कंप्यूटर्स आते थे, अब सैडली कम आते हैं। इसके अंदर आपके पास ट्रांजिस्टर्स इस्तेमाल होने स्टार्ट हो गए थे वैक्यूम ट्यूब्स की वजह से, जिस वजह से स्मॉलर थे, फास्टर थे और रिलायबल थे। फिर थर्ड जनरेशन जो है, जो आपके पास आप ये देख लें छोटे साइज़ के कंप्यूटर्स हैं जो कि प्रिंटिंग करने के लिए भी इस्तेमाल हो जाते थे और उसके लिए आप जो है काम भी कर सकते थे। फिर फोर्थ जनरेशन आपके पास पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, PCs आ गए, जिसमें अंदर आपके पास माइक्रो प्रोसेसर्स आ गए। इसके अंदर आपके पास फ्लॉपी डिस्क होती थी और आपके पास मैग्नेटिक, इसके अंदर आपके पास USB वगैरह भी लग जाती थी, सारा कुछ। फिफ्थ जनरेशन जो है आपके पास आपके सामने ही है। फिर उसके बाद सॉफ्टवेयर की भी आपकी हिस्ट्री है। फर्स्ट जनरेशन में 1951 टू 1959 आपके पास मशीन लैंग्वेज होती है, जिसमें आपके पास 1 होता था, 0 होता था, ठीक है। कोई भी आप चीज़ सेंड करें, वो आपके पास सपोज आपको गाना है, वो गाना सेंड नहीं होगा, वो आपके पास 1 या 0 में सेंड होता है इन द फॉर्म ऑफ बिट्स, 1 एंड 0। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। तो 1 0 में सेंड किया जाता है, उसको मशीन लैंग्वेज कहा जाता है। आपको कंप्यूटर को सिखाना पड़ता था कि 1 + 5 करने के लिए आपको बताना होता था 1 के लिए कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है 1 1 0 इस तरह करके, और 5 के लिए आपको 1 1 1 0 0 1 1 इस तरह कुछ होता था। वो सारा कुछ टाइप इन करना पड़ता था पहले जनरेशन में। सेकंड जनरेशन 1959 टू 1965 आपके पास कोई हाई लेवल लैंग्वेज आई, इसको फोर्टैन, कोबॉल, लिस्प वगैरह है। मेरे सेक्शन वाले जो हैं फिजिक्स डिपार्टमेंट वाले, यहाँ पर आप लोग कोबॉल इस्तेमाल करेंगे आगे जाकर, ठीक है। हाई लैंग्वेज में होता है, इस्तेमाल किए जाते हैं टू के कंप्यूटर को बताना है किस तरह ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। थर्ड जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, जो कि बेसिकली मॉनिटर के अंदर आपको जो है ना एक मॉनिटर आ गया था, जिसके अंदर आपको नज़र आता था क्या हो रहा है। आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर थे और एप्लीकेशन थी, जिसके अंदर कोई वर्ड टेक्स्ट करना, ऐड टेक्स्ट एंटर करना, कोई आपने डाटा निकालना, चीज़ वगैरह सारा कुछ आ गया था। फोर्थ जनरेशन में 1971 टू 1989 आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ गई। ये आप आगे जाकर पढ़ेंगे, सारे जितने भी आप लोग हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें आपको C या C++ होगा, जिसके अंदर आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है उसको बनाने के लिए आपके पास लैंग्वेजेस होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस C++ या C जो है उसके थ्रू राइट करके आप ये काम करते थे। फिर काम आसान करने के लिए आपके पास वर्ड प्रोसेसर्स आए, स्प्रेडशीट्स आए, DBMS आए। ये आप आगे जाकर लैब में इसको रीड भी करेंगे, स्टडी भी करेंगे। फिर फिफ्थ जनरेशन 1992 डेट जो है आपके पास माइक्रोसॉफ्ट के ऐप, ऑफिस, एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट सारा कुछ है। AI की एप्लीकेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्लीकेशन है। उसके बाद आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट है, आपके पास HTML है। HTML जो है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसकी बेसिस पर आपका वेबसाइट बनता है। फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है कि क्लाउड पर सारा कुछ स्टोर हुआ हुआ है, इंटरनेट पर सारा कुछ सेव हुआ हुआ है। तो ये आपके पास हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। तो यहाँ पर एक क्विक क्विज है कि इंडेक्स जो है आपके पास किसकी एग्जाम्पल है। index.html लिखा हुआ है, क्या ये URL है, क्या ये IP एड्रेस है, क्या ये वेब पेज फाइल नेम है। उसके बाद ऑल इन्फॉर्मेशन पब्लिश टू वेब पेज इज़ एक्यूरेट, ठीक है, ये ट्रू या फॉल्स आपने बताना है। और इन द ईमेल jsmith@abc.com, ABC क्या है। तो इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि HTML मैंने बताया था कि जो आखिरी चीज़ होगी उसके आगे लिखा होगा .html या .php, दैट इज़ योर फाइल नेम, ठीक है। तो ये आपके पास ऑल इन्फॉर्मेशन पब्लिश टू वेब पेज इज़ एक्यूरेट, मैं कहता हूँ नहीं, गलत है, ये कभी भी सही नहीं हो सकता। और इसके अंदर आपके पास जो ABC है, दिस इज़ योर डोमेन, ठीक है। माइंड माई राइटिंग AI ओके। तो अगर इफ आई क्लिक नेक्स्ट तो सी दिस योर फाइल नेम, इट्स फॉल्स एंड इट्स कॉल्ड डोमेन नेम। तो ये आपके पास कोई हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर समरी है कंप्यूटर, और आपको बताया कि इंटरनेट क्या होता है, सोसाइटी में कंप्यूटर का क्या है, और कंप्यूटर हिस्ट्री एंड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर हिस्ट्री आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर योर टाइम, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। अगर कोई इशू है अगेन आप जो है अपने टीचर से रिव्यू कर सकते हैं, वो आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। अगर कोई इश्यूज़ फिर भी हुए तो आप, मेरे पास ईमेल एड्रेस लिखा हुआ है स्लाइड में, यू कैन कॉन्टैक्ट मी देयर। थैंक यू फॉर टाइम, खुदा हाफिज़।